स्वागत है आप सभी का इंजीनियर राजेश सर यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग जानेंगे मशीन के बारे में कि मशीन क्या होती है। क्योंकि अक्सर अगर बच्चों से पूछा जाए कि व्हाट इज मशीन, तो उनका जो माइंड है सबसे पहले भागता है पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन की तरफ। वो समझते हैं कि शायद पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन यही मशीनें कहलाती हैं, परंतु ऐसा नहीं है। मशीनें वह डिवाइस या युक्ति होती हैं जिनके द्वारा हम लोग अपने कार्य को आसानी से पूर्ण करते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि मशीन वह युक्ति है या डिवाइस है जो कि किसी भी अवेलेबल एनर्जी को प्रयोग करके मैकेनिकल एनर्जी में बदल दे, उसे हम लोग मशीन कहते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि मशीन्स हम लोग अपनी दैनिक जीवन में भी इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हम अपने दैनिक जीवन में चाहे खेती, मकान का निर्माण, सिलाई, कढ़ाई, लोहारी या भोजन निर्माण आदि विविध क्रियाकलापों को मशीन के द्वारा ही संपन्न करते हैं अथवा अन्य व्यक्तियों को इन्हें करते हुए देखते हैं। इन क्रियाकलापों को करने के लिए कुछ साधनों का उपयोग किया जाता है जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मशीन कहते हैं। जैसा कि आप यहां देख रहे होंगे कि ये आ गया, क्या है कि यदि मान लीजिए हमें कोई भारी चट्टान को हटाना है तो हम लोग क्या करते हैं, सबल का इस्तेमाल करते हैं। या फिर हमें घर से विद्यालय जाना होता है तो हम साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। कपड़े सीने हो तो हम सिलाई मशीन का इस्तेमाल करते हैं। या फिर गर्म वस्तु को पकड़ना हो तो हम लोग क्या करते हैं, संसी का इस्तेमाल करते हैं। या फिर घर में मोटरसाइकिल चढ़ाना हो या फिर बहुमंजिले भवनों में निर्माण सामग्री को पहुंचाना, ये सब क्या है, मशीनी के द्वारा तो हम लोग भेजते हैं। तो आप कह सकते हैं कि वे साधन जिनकी सहायता से हम लोग कार्य को शीघ्रता से या सुविधाजनक करते हैं, मतलब हमें उनका इस्तेमाल करके हम अपने कार्य को बहुत आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं, वो हमारी क्या है, मशीन्स के अंतर्गत आ जाती हैं। तो क्या है, यदि आप लिखना चाहें तो यह कह सकते हैं कि मशीन वह डिवाइस है जिसका इस्तेमाल हम लोग उपलब्ध ऊर्जा या अवेलेबल एनर्जी को इस्तेमाल करके उसको मैकेनिकल एनर्जी में बदल देते हैं, वो हमारी मशीन है। या फिर कह सकते हैं कि मशीनों के द्वारा हम लोग अपने कार्य को आसान कर देते हैं। तो ये क्या है, मशीन होती है। अब हम लोग जानेंगे कि मशीन कौन कौन सी होती हैं। जैसा कि आप यहां देखेंगे कि कुछ मशीनें सरल व जटिल मशीनें होती है, मतलब आप इसको सिंपल मशीन और कंपाउंड या कंपाउंड मशीन कह सकते हैं। कार्य के आधार पर इन मशीनों को दो भागों में बांटा गया है, सरल मशीन व जटिल मशीन। सरल मशीनें कौन सी हैं, उन सभी उपकरणों को जिन्हें चलाने के लिए केवल पेशीय बल का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब हमें क्या है, मस्कुलर फोर्स का इस्तेमाल करके हम उनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे इंक्लाइंड प्लेन, नत समतल, पहिया एवं धुरी, उत्तोलक, घिरनी, पच्चर और आपके स्क्रू, ये सब क्या है, एक सरल मशीनें हैं। मतलब हम इनसे क्या है, अपना कार्य को आसानी से कर रहे हैं और इनकी जो मैकेनिज्म है, बनावट है, वो आसान होती है। अब देखिए, अगर कंपाउंड मशीन की बात करें तो कंपाउंड मशीन क्या है,
वह मशीन जिनको चलाने के लिए सरल मशीन के साथ साथ विद्युत मोटर, चेन, गियर आदि का उपयोग किया जाता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? सरल मशीन कहते हैं। कौन कौन सी सरल मशीनें हो जाती हैं? साइकिल, मोटरसाइकिल, सिलाई मशीन, कटाई करने वाली मशीन, या फिर बड़े बड़े कल कारखानों इत्यादि में इस्तेमाल होने वाली मशीन। तो आप समझ गए होंगे कि मशीन आपकी दो भागों में इनको बांट दिया, सरल और जटिल। सरल क्या है कि इनकी जो मैकेनिज्म है या बनावट कह सकते हैं वो सीधी या सिंपल है। जैसे आप समझ लीजिए कोई भार को उठाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? लीवर का इस्तेमाल करते हैं। लीवर क्या है? एक टेढ़ी छड़ होती है, या फिर आपका धुरी एवं पहिया, या आपका स्क्रू इत्यादि। ये क्या है? आपकी सरल मशीनें हैं। और वहीं पर जटिल मशीनों की बात की जाए या कॉम्प्लिकेटेड मशीनों की बात की जाए तो वहां आ जाती हैं आपकी कई सरल मशीनों को जोड़कर जो संरचना बन के आ जाती है वो हमारी जटिल मशीन के अंतर्गत होती है। तो आप समझ गए कि जटिल मशीन में क्या होता है कि बहुत सारी मशीनों का एक समूह है जिसे हम लोग जटिल मशीन के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहां पर क्या है? सरल मशीनों के प्रकार। जैसे कि शुरुआत में बताया था कि नत समतल। क्या है नत समतल? प्रायः हम देखते हैं कि भारी ड्रमों को गाड़ी में चढ़ाने व सड़क से मोटरसाइकिल को ऊंचाई पर बने मकानों में चढ़ाने के कार्य को करने के लिए हम झुके हुए तल का उपयोग करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नत समतल। जैसा आपने देखा हो कई बार कि लोग क्या करते हैं कि सीढ़ियों से या घरों पर बाइक चढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तिरछा एक पटिया रख देते हैं और पटिए के ऊपर से बाइक को ले जाते हैं। या फिर आप इसको यहां देखिए कि यहां पर क्या है कि दो लोग इस ड्रम को ट्रक पर चढ़ाना है, लोडिंग भी कह सकते हैं और अनलोडिंग कह सकते हैं। या तो हमें ऊपर से ड्रम को नीचे ले जाना हो या फिर नीचे से ड्रम को ऊपर ले जाना हो, तो यहां पर क्या किया? एक तिरछा एक पटिया रख दिया, जैसे नत समतल कहते हैं। ढलान जैसी आकृति हो गई है। अब इससे क्या है कि ड्रम को रोल करते हुए आसानी से ऊपर ले जा सकते हैं। या फिर पहाड़ी का ढलानदार मार्ग, ये सब क्या है? एक नत समतल के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके अलावे भी घरों में काम आने वाली सीढ़ी व पहाड़ी पर चढ़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला ढलानदार मार्ग नत समतल के उदाहरण हैं। नत समतल के अन्य उपयोगों का पता लगाकर हम लोग इनकी एक बहुत सारी सूची भी बना सकते हैं कि नत समतल का हम लोग कहां कहां पर इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं धुरी एवं पहिया, जिसे कहते हैं एक्सल एंड व्हील। हम अपने दैनिक जीवन में आवागमन हेतु प्रायः मोटरसाइकिल, कार, बस, रेलगाड़ी आदि का उपयोग करते हैं। इन सभी का संचालन पहिए के बिना अधूरा है। मतलब यहां पर इन सभी, जैसे आपका मोटरसाइकिल हुई, कार या बस या रेलगाड़ी, इन सभी में यदि पहिया ना होता तो फिर इनका तो बनाना व्यर्थ हो जाता है, या फिर यह कह सकते हैं कि इनका संचालन अधूरा रह जाता, क्योंकि पहिया एक सरल मशीन है। मानव ने सर्वप्रथम पहिए का ही आविष्कार किया था, तो एक पहिया क्या हो गया? एक सरल मशीन हो गई। दैनिक जीवन में उपयोगी कई जटिल मशीनों में पहिए का एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। पहिया कार को किस प्रकार आसान कर देता है?
इसको हम लोग अपने जानते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कई बार कि मान लीजिए यहां पर, जैसा आपने देखा होगा किसी को धकेलना या खींचना, या फिर उसमें पहिए लगाकर फिर खींचना कितना आसान हो जाता है। जैसा आप यहां पर एक फिगर देख रहे होंगे कि ये व्यक्ति है जो किसी बैग को खिसका रहा है। अगर उसके बैग के नीचे यदि इसने पहिए लगा दिए होते तो इसका जो बैग है बहुत आसानी से स्लाइड हो जाता। तो इसी में ऐसा है कि एक बिना पहिए वाली भारी अटैची को फर्श पर खिसकाएं, या फिर उसी के स्थान पर क्या करें कि एक ऐसी ब्रीफकेस का इस्तेमाल करें जिसमें पहिए लगे हों। तो जिसमें पहिए लगे होते हैं उस ब्रीफकेस को खिसकाना आसान होता है। किसकी अपेक्षा? जिस ब्रीफकेस में पहिए ना लगे। तो आप समझ गए कि पहिए का भी बहुत बड़ा महत्व है। पहिए के अभाव में अटैची को फर्श पर खिसकाते हैं तो फर्श द्वारा अटैची पर अधिक घर्षण बल आरोपित होता है। इससे स्पष्ट होता है कि पहिया घर्षण बल को कम कर देता है। इसी प्रकार साइकिल का पहिया उसके केंद्र में लगी एक छड़ के चारों ओर घूमता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? धुरी या एक्सल कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे एक्सल एंड व्हील के बारे में। डेली लाइफ में भी हम लोगों ने देखते हैं कई बार, जैसा कि आप इसको यहां देखेंगे, धुरी एवं पहिया। साइकिल में ही आपने देखा होगा कि एक एक्सल होता है और उस एक्सल में पहिया फिक्स होता है। तो ये सब क्या है? एक मशीन है। अब हम लोग जानते हैं या जानेंगे लीवर के बारे में कि लीवर क्या होता है। तो देखिए लीवर क्या है, यहां पर आपके ये लीवर प्राचीन काल से प्रयोग की जाने वाली मशीनों में सबसे सरलतम मशीन लीवर है। एक व्यक्ति लोहे की लंबी व भारी छड़ की सहायता से भार ऊंचा करने का प्रयास कर रहा है, या फिर सब्बल एक प्रकार का उत्तोलक होता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वजन को उठाने के लिए उसके नीचे एक लोहे की छड़ लगाते हैं और बीच में कोई पत्थर लगा देते हैं। तो वो एक लीवर की तरह जो छड़ है वो लीवर की तरह कार्य करना प्रारंभ कर देती है। जिस जगह हम छड़ पर भार लगा रहे होते हैं, अगर भार वाला जो सिरा है यदि वो लंबा, जितना अधिक लंबा होगा उतना ही हमें कम से कम बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सब्बल एक प्रकार का उत्तोलक है। बड़े व्यक्ति पत्थर को ऊंचा करने का प्रयास करने के लिए सब्बल के एक सिरे ई पर नीचे की ओर बल लगाते हैं। इस प्रयास या बल को हम लोग क्या कहते हैं? एफर्ट कहते हैं। कैसे? जैसे आप यहां देख रहे होंगे कि ये एक छड़ है, जो व्यक्ति ये है, ये व्यक्ति इस छड़ की सहायता से इस भार को उठा रहा, परंतु उसने क्या किया कि इस छड़ के नीचे, इसको सब्बल भी कहते हैं, इस छड़ के नीचे उसने क्या किया? एक पत्थर लगा दिया। ये पत्थर लगा हुआ है इस एफ पॉइंट पर, तो इसे कहेंगे आलंब। आलंब से इस तरफ का जो भाग है इसे कहेंगे, क्योंकि इस तरफ भार है तो इसको क्या कहेंगे? भार भुजन। और एफ से ई तक की दूरी ये कहलाएगी आपकी आयस भुजन। और इस पर हम लोग क्या कर रहे हैं? आयास लगा रहे हैं। अब देखिए जितनी ये आयास भुजा बड़ी रहेगी
उतना ही हमें क्या होना होगा, बल कम से कम लगाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था कि यदि हमें पृथ्वी को उठाना होगा तो बस हमें एक आलम्ब और एक बहुत लंबी छड़ दे दीजिए, तो हम इस पृथ्वी को उठा देंगे। तो यही ये जो ये छड़ है, ये आपकी लीवर कहलाती है। अब देखिए इसमें क्या कहते हैं वो, कि इस प्रयास या बल को आयास कहते हैं तथा तीसरे को आयास बिंदु कहते हैं। व्यक्ति ने बीच में एक छोटे पत्थर का सहारा दे रखा है। इस प्रकार इसको जो सहारा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एफ आलम्ब। व्यक्ति द्वारा छड़ पर बल लगाने के कारण दूसरे सिरे पर स्थित बड़ा पत्थर उठ जाता है। छड़ के दूसरे सिरे पर स्थित पत्थर पर पृथ्वी का गुरुत्व बल W नीचे की ओर कार्य करता है। अब जो ये पत्थर है तो इस पर जो भार कार्य कर रहा है, तो भार क्या है, वो नीचे की तरफ कार्य कर रहा है। और इस बल को हम लोगों ने क्या कहा, भार। आलम्ब F से E की दूरी, E से F की दूरी क्या होगी आपकी, EF, इसे क्या कहते हैं, आयास भुजा। ठीक है, और F से W की दूरी, F से W की दूरी ये कहलाती है भार भुजा। इसको क्या किया, FW से प्रदर्शित कर दिया, भार भुजा कहेंगे। अब देखिए, उत्तोलक द्वारा भार उठाने में सुविधा होती है, मतलब हम लीवर की सहायता से किसी भी बड़े से बड़े भार को आसानी से उठा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा यहां पर, यदि आप एक प्रैक्टिकल कर रहे हैं, इस किताब को उठाने के लिए क्या किया, एक स्केल की सहायता ली, बीच में आलम्ब लगा दिया और यहां पर आयास लगाया। तो ये जो भुजा है ये जितनी बड़ी रहेगी उतना ही हमें कम बल लगाना पड़ेगा। या फिर हम एक प्रैक्टिकल करें, बांस की सहायता से किसी पत्थर को उठाएं। तो ये क्या है, ये सभी एक उत्तोलक के ही एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इसमें से जैसा कि हम लोगों ने संतुलन की बात करें, तो संतुलन की प्रत्येक अवस्था में भार तथा भार भुजा का गुणनफल आयास तथा आयास भुजा के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। मतलब क्या है कि दोनों बैलेंस होने चाहिए। कैसे, संतुलन की अवस्था की बात की जाए तो आपका जो ये वाली FW इंटू भार क्या है, F से W तक की ये दूरी, ये भार भुजा इंटू भार इक्वल टू बराबर आयास भुजा इंटू आयास। ये होती है इसकी संतुलन की अवस्था। देखिए यहां पर क्या है, भार इंटू भार भुजा बराबर होगी आयास इंटू आयास भुजा। तो भार हमारा है W और जो दूरी है इसको D से प्रदर्शित कर दिया। ऐसे ही आयास की तरफ देखते हैं तो E इंटू D, ये इसका उत्तोलक के संतुलन का सिद्धांत है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि सबबल एक लंबी छड़ होती है, अतः आयास भुजा की लंबाई अधिक होने से निश्चित भार को उठाने के लिए व्यक्ति को कम आयास की आवश्यकता होती है। इसी कारण सबबल की सहायता से भारी वस्तु को उठाना या खिसकाना आसान हो जाता है। अर्थात उत्तोलक की सहायता से एक बिंदु पर कम बल लगाकर किसी दूसरे बिंदु पर अधिक बल प्राप्त किया जा सकता है। इसके उदाहरण क्या है, कैंची, सरौता, चिमटा, हैंडपंप का हत्था, एक पहिया ठेला, हाथ से भार उठाना या तुला
आदि क्या है, ये उत्तोलक के एग्जाम्पल हैं। ठीक है। अब क्या है कि उत्तोलक जो है इसको बांटा गया है 3 भागों में। कौन कौन से उत्तोलक? प्रथम प्रकार के उत्तोलक, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक और तृतीय प्रकार के उत्तोलक। कौन कौन से कहलाते हैं प्रथम प्रकार के उत्तोलक, और किन्हें हम लोग कहते हैं द्वितीय प्रकार के उत्तोलक, और किन्हें कहते हैं तृतीय प्रकार के उत्तोलक। तो इसमें आ जाता है आपका यहां पर ये वाला कैंची, कैंची। अब देखिए इसमें क्या है, हैंडपंप, कैंची और तुला। इन दोनों में देखो एक समानता क्या है, इसका जो आलंब है ये बीच में है और भार और आयास दोनों अगल बगल में। अब देखिए इसमें भी आलंब बीच में है, भार इस तरफ है और आयास इस तरफ है। अब इसमें भी देखो तो यहां पर भी आलंब बीच में है, एक तरफ भार है एक तरफ आयास भुजा है। तो ये जो तीनों एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं, वो प्रथम प्रकार के उत्तोलक के हैं। तो कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि प्रथम प्रकार के उत्तोलक में भार तथा आयास के बीच में आलंब होता है। तो इस प्रकार के जो लीवर हैं या उत्तोलक हैं उन्हें हम लोग प्रथम प्रकार की श्रेणी में रखते हैं। प्रथम प्रकार की कौन से हो गए आपके, सब्बल, कैंची, संसी, तुला, हैंडपंप आदि का अवलोकन कीजिए और इसमें आलम एक कहां स्थित है। अब देखिए यहां पर आलम कहां है, बीच में है, यहां पर बीच है, इसमें बीच में है और ये यहां पर बीच में। ठीक है। तो यही कहा गया इसमें आलम एक कहां स्थित है, ऐसे उत्तोलक जिनमें आलम्ब एक की स्थिति भार तथा आयास के बीच में होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम प्रकार के उत्तोलक। ठीक है। अब बात करते हैं कि द्वितीय प्रकार के उत्तोलक कौन कौन से हैं। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, फिगर को समझेंगे। अब इसमें क्या है, भार देखिए, भार कहां है, बीच में है। ये सरोता है, सरोता के बीच में सुपारी रखी हुई है, ये भार है। आम काटने वाला एक यंत्र है जिसमें आम क्या है, बीच में रखा हुआ है। भार को ले जाने वाला एक हाथ का ठेला जिसमें भार क्या है, बीच में है। तो आप क्या कह सकते हैं कि द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में हमेशा भार बीच में होता है तथा इसके दोनों तरफ आयास और आलंब होते हैं, या फिर कह सकते हैं आयास और आलंब के बीच में भार होता है। ठीक है। तो इस प्रकार का सरौता, कैरी कट्टा, फ्रूट कटर एवं एक पहिया ठेला गाड़ी का अवलोकन हम लोगों ने किया, जिसमें जो भार है वो यहां पर बीच में पाया गया, इसलिए इन्हें द्वितीय प्रकार के उत्तोलक कहते हैं। अब बात करते हैं तृतीय प्रकार के उत्तोलक, जिस उत्तोलक में भार तथा आलंब के मध्य में आयास ई स्थित होता है, उसे हम लोग तृतीय प्रकार के उत्तोलक कहते हैं। कौन कौन से, चिमटा, हाथ से भार थामना आदि तृतीय प्रकार के उत्तोलक हैं। ये सब तृतीय प्रकार के उत्तोलक कहलाएंगे। चिमटा और भार, ये आपका जो भार है इसको हाथ से उठा रखा है। तो अब देखिए इसमें क्या है, भार यहां है और आलंब के बीच में आयास लगा हुआ है। आयास हमेशा भार और आलंब के बीच में होता है। तो उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम प्रकार के, द्वितीय प्रकार के और तृतीय प्रकार के, जिसमें भार और आयास के बीच में आलंब होता है। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में आलंब और आयास के बीच में भार होता है।
और तृतीय प्रकार के उत्तोलक में आलम्ब और भार के बीच में आयास होता है। तो ये सभी हमारे मशीन है। अब बात करते हैं हम लोग घिरनी। घिरनी तो सभी ने देखी होगी। कुएं से पानी निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, एक लकड़ी की या लोहे का गोल पहिया उसमें लगा देते थे, जैसे कहते हैं घिरनी। घिरनी एक छोटा सा पहिया होता है। यह प्रायः ढलवां लोहे का बना होता है, जिसके बीच का भाग घिरनी के छिद्र से बाजुओं द्वारा जुड़ा होता है। इसकी संख्या 4 या 6 होती है। पहिया अपने गुरुत्व केंद्र से जाने वाली तथा स्वयं के तल के लंबवत धुरी के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूमती है। ये है घिरनी। ये जो क्या है, ये घिरनी है। इस घिरनी के ऊपर रस्सी डाली गई है। तो इस घिरनी का इस्तेमाल करते थे कुएं से पानी को निकालने में। यदि हम बिना घिरनी के कुएं से बाल्टी की सहायता से पानी निकालेंगे तो हमें बल ज्यादा लगाना पड़ेगा। और यदि कुएं से पानी निकालने के लिए हम लोग घिरनी का इस्तेमाल करते हैं तो यहां पर हमें क्या होगा, कम से कम बल लगाना पड़ेगा। तो अब इसमें देखते हैं कि आपने देखा होगा कि जल से भरी बाल्टी को बिना घिरनी के कुएं से बाहर निकालने में कठिनाई होती है तथा थकान शीघ्र हो जाती है, क्योंकि इस समय व्यक्ति द्वारा लगाए गए बल की दिशा गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत होती है। किंतु घिरनी की सहायता से जल से भरी बाल्टी को कुएं से बाहर खींचना आसान होता है। घिरनी के प्रयोग से वस्तुओं को ऊपर खींचना आसान क्यों होता है? वस्तु को सीधा ऊपर खींचने के लिए हमें गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत ऊपर की ओर बल लगाना पड़ता है। लेकिन घिरनी के प्रयोग से बल की दिशा बदल जाती है, जिससे रस्सी को ऊपर खींचने की अपेक्षा नीचे की ओर खींचना आसान हो जाता है। अब देखिए यहां पर क्या है कि हमारी क्या है, बल की दिशा बदल गई है। ये इसकी डायरेक्शन क्या है, ये जो बाल्टी है ये सीधी, इसकी जो बाल्टी बंधी हुई है वो रस्सी क्या है, सीधी है। इसको देख लीजिए, इसकी जो रस्सी है ये सीधी है, परंतु यहां पर हमने क्या किया, इस रस्सी को तिरछा कर रखा है। इसलिए क्या है, बल की दिशा बदल जाएगी, तो हमें कम बल लगाकर रस्सी को खींचना आसान हो जाता है। अब आते हैं पच्चर या पेच। कृषि अथवा सुधारी कार्य करने वाले के यहाँ कुल्हाड़ी या छेनी का अवलोकन करके पता कीजिए कि उसकी आकृति कैसी है। इसमें दो परस्पर झुके हुए तल होते हैं, जिससे यह उपकरण आगे से तीखे व पीछे से मोटे होते हैं। इस प्रकार की आकृति को बेज आकृति कहते हैं। ये जो आकृति है ये बेज आकृति कहलाती है। ये बेज आकृति है, ठीक है। छेनी या कुल्हाड़ी की बेज आकृति के कारण ही ये आसानी से लकड़ी में घुस जाते हैं। मतलब यहां पर क्या है, अगर ये पतले ना हो तो ये लकड़ी के अंदर आसानी से जा ही नहीं पाएंगे। तो कार्य को सरलता से संपन्न करने के लिए हम लोग बेज, एक सरल मशीन का इस्तेमाल करते हैं। या फिर आप समझ लीजिए पेंच, देखा होगा आपने, यह एक सरल उपकरण है जो दो भागों को परस्पर जोड़ने के काम होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, पेंच। एक पेंच लेकर उसको ध्यान पूर्वक यदि हम देखते हैं तो इसका निर्माण धातु की बेलनाकार छड़ पर वर्तुलाकार चूड़ियां काटकर किया जाता। मतलब इस पर क्या है, एक हेलिकल टाइप की चूड़ियां कटी हुई हैं, ठीक है, वर्तुलाकार। इसका एक शीर्ष जिसके द्वारा इसको घुमाया जाता है, मतलब ये जो शीर्ष है इसी पर हम लोग क्या करते हैं, स्क्रू ड्राइवर लगाकर इसको घुमाते हैं। पेंच को कसने के लिए इसकी घड़ी की दिशा में घुमाते हैं तथा इसे यदि हमें खोलना हो तो घड़ी की विपरीत दिशा में से घुमाते हैं तो पेंच निकल जाता है। तो आप समझ गए होंगे मशीन्स के बारे में। तो
क्या सीखे हम लोग इसमें? मशीन वह साधन है जिससे हम कार्य को सरल और शीघ्रता से कर सकते हैं। मशीन दो प्रकार की होती है, सरल मशीन और जटिल मशीन। सब बल उत्तोलक के रूप में कार्य करता है। यह एक लंबी मजबूत छड़ होती है जिससे चारों ओर घुमाया जा सकता है। वस्तु को उठाने और हटाने के लिए हम लोग उत्तोलक का इस्तेमाल करते हैं। उत्तोलक जिस सहारे के चारों ओर घूम सके उसे हम लोग क्या कहते हैं? आलम्ब। जैसे हम लोगों ने क्या किया, छड़ के नीचे पत्थर लगा दिया, तो वो पत्थर क्या है? एक आलम्ब की तरह कार्य कर रहा है। उत्तोलक के किसी स्थान पर उस वस्तु का भार कार्यरत होता है जिसे उठाना या हटाना होता है। आलम्ब, आयास और भार की अलग अलग स्थितियों के आधार पर उत्तोलक को तीन भागों में बांटा गया है। और घिरनी, नट समतल, पहिया, धुरी, पेज आदि क्या है? ये सरल मशीनें हैं। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे सरल और आसान भाषा में मशीन के बारे में, लीवर के बारे में, और लीवर के प्रकार कौन से हैं, सरल मशीनें कौन सी कहलाती हैं और जटिल मशीनें कौन सी हैं। तो आप बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझ गए होंगे और आप आशा करते हैं कि आप मशीन्स के बारे में बहुत अच्छे से आप डिस्क्राइब कर सकते हो, उदाहरण के साथ डिस्क्राइब कर सकते हो। उत्तोलक को डिस्क्राइब करना हो, समझाना हो, तो आप क्या कर सकते हो? बहुत सारा कंटेंट आप उस पर लिख सकते हो। उसके भाग कौन कौन से हैं, कितने प्रकार हैं, क्लासिफिकेशन क्या है, तो आप बहुत आसान और सरल भाषा में इन सभी टॉपिक को लिख सकते हो। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे बहुत ही सरल भाषा में। और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा और क्या आपको अच्छा लगा कमेंट करके बताइएगा और क्या चीजें आप इसमें इंप्रूव चाहते हैं तो उसको इंप्रूव किया जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे और साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और यदि आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं या देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।